चलिए आज हम बात करेंगे उदासीन बिंदु एवं शून्य विभव। ठीक है, कल का जो क्लास था आपका वो यही था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। आज का जो हमारा क्लास है वो ये है उदासीन बिंदु एवं शून्य विभव। ठीक है, सपोज करें कि कोई भी निकाय आवेशों से मिलकर बना है। कोई निकाय है जो जिसमें कई आवेश हैं, एक से अधिक आवेश हैं, और उस निकाय का उदासीन बिंदु क्या होगा, उसका शून्य विभव क्या होगा। तो जब कोई निकाय आवेशों से बनेगा, ठीक है, और उस निकाय का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उस पूरे निकाय का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो निकाय के जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है उसी बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। ध्यान रखिए, आवेशों से बने निकाय का ऐसा बिंदु जिस पर उस निकाय का परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। उसी में शून्य विभव भी हम समझ लें। उस निकाय का, आवेशों से बने निकाय का एक ऐसा पॉइंट जहां पर विभव क्या हो, शून्य हो, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, शून्य विभव। क्या बोलेंगे, शून्य विभव। तो ये दो चीजें हम समझ लें, ठीक है। उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दें, पहला उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, अगर हमसे कोई कहे कि उदासीन बिंदु क्या है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आवेशों से बने निकाय का ऐसा बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। समझ में आएगा, आवेशों से बने निकाय का ऐसा बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगर कोई निकाय आवेशों से बना है, ठीक है, कई आवेश, जैसे लड्डू है तो लड्डू दाने से बना होता है, कई दानों का एक समूह होता है जिससे लड्डू का निर्माण होता है। उसी तरह अगर कोई निकाय है और वो कई आवेशों से बना है तो उस निकाय का ऐसा पॉइंट जिस पर उन सभी आवेशों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। ठीक है, यहीं पे हम शून्य विभव को भी क्लियर कर लें। शून्य विभव क्या है, देखिए नाम ही इसका बता रहा है कि ऐसा बिंदु जहां पर विभव क्या रहे, शून्य रहे, यानी आवेशों से बने निकाय का ऐसा बिंदु जिस पर परिणामी विभव क्या हो, शून्य हो। ध्यान रखना, आवेशों से बने निकाय का ऐसा बिंदु जिस पर परिणामी विभव क्या हो, शून्य हो, उसे
शून्य विभव कहते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको समझना था। जिस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो वो उदासीन बिंदु है। जिस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य है उसको हम शून्य विभव कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा निकाय है जो दो आवेशों से बना है। कितने आवेशों से? दो आवेशों से वो निकाय बना है और दोनों आवेश समान नेचर के हैं, यानी दोनों या तो धन धन है या तो दोनों ऋण ऋण है। तो अगर दो समान आवेशों से कोई निकाय बने तो उस निकाय का उदासीन बिंदु क्या होगा या कहां पर होगा? ठीक है, तो अगला देखें ध्यान से। पहला जो टॉपिक है हमारा, इसका अगला भाग है दो समान आवेशों दो समान आवेशों से बने निकाय का क्या उदासीन बिंदु? ठीक है, दो समान आवेशों से बने निकाय का उदासीन बिंदु। ठीक है, हमने उदासीन गलत लिखा है, नहीं सही है ना? ये वाला होता है ना? और कहाँ लिखा हमने? यहाँ ठीक है, मान लीजिए कोई निकाय हमारे पास है। ठीक है, वो दो समान आवेशों से बना है तो उसका उदासीन बिंदु क्या होगा? मान लीजिए वो दोनों समान आवेश, देखें यहाँ पर ये दो समान आवेश हैं, ध्यान देना बहुत, देखना दिख रहा है ना? ये दो समान आवेश हैं, एक है Q1 कूलाम का और दूसरा है Q2 कूलाम का, और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, अब इन दो समान आवेशों से जो निकाय बना है, इस निकाय का उदासीन बिंदु कहाँ होगा? उदासीन का मतलब ऐसा बिंदु जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना, जब दो आवेश समान नेचर के होते हैं, ध्यान रहे, जब दो आवेश समान नेचर के होते हैं तो उदासीन बिंदु जो होता है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही दोनों आवेशों के बीच में होगा। समझना, अगर दो आवेश समान नेचर के हों तो इन दोनों आवेशों से बने निकाय का उदासीन बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसी रेखा पर इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं होगा। इस दोनों आवेशों के बाहर उदासीन बिंदु नहीं होगा। ये तब जब दोनों आवेश समान नेचर के हों, या तो दोनों धन धन आवेश हों या दोनों ऋण ऋण आवेश हों। ऐसे कंडीशन में इनका उदासीन बिंदु हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच में रहेगा वो बिंदु। तो देखिए, अगर हम जान जाएं कि इन दोनों आवेशों में से कौन सा आवेश का परिमाण कम है, किस आवेश का परिमाण क्या है? कम है, तो उदासीन बिंदु हमेशा उसी आवेश की ओर होगा जिसका परिमाण क्या होगा? कम होगा। अगर दोनों आवेश परिमाण में बराबर है तो उदासीन बिंदु एकदम बीचों बीच में होगा। ठीक,
लेकिन अगर इसमें एक आवेश का परिमाण कम है और एक आवेश का परिमाण ज्यादा है, माने एक आवेश 2 कूलाम का और एक आवेश 3 कूलाम का है, तो उदासीन बिंदु किसकी ओर होगा? 2 कूलाम की ओर, जो कम होगा। लेकिन अगर दोनों आवेश 3-3 कूलाम के हैं तो उदासीन बिंदु एकदम बीचों बीच में रहेगा। क्लियर है ना? अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि जो Q1 है, Q1 वो Q2 से क्या है? छोटा है, मतलब इसका परिमाण इससे क्या है? कम है। इसका परिमाण ये देखिए छोटे का निशान है ना, तो ये छोटा है किससे? Q2 से। तो अगर ये छोटा है Q2 से तो उदासीन बिंदु किधर होगा? Q1 की ओर होगा, बीच में नहीं होगा। ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट पे तो होगा नहीं, किधर होगा? मिडिल पॉइंट से Q1 की ओर होगा। मान लीजिए यहाँ पर इसका उदासीन बिंदु है, ये पॉइंट है C, ये दोनों आवेश A और B हैं, ठीक है? इनके बीच की कुल दूरी कितनी है? R। कितना है? ये R है, ठीक। उदासीन बिंदु मान लीजिए C पॉइंट है, यानी C एक ऐसा पॉइंट है जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? शून्य हो जा रहा है, ठीक है? तो समझिएगा, तो Q1 से C की दूरी कुछ होगा, मान लेते हैं Q1 से C की दूरी क्या है? तो बताइए C से Q2 की दूरी कितनी होगी? अगर Q1 से C की दूरी x है तो ये दूरी कितनी होगी? अरे बकलोलवे, ये पूरा दूरी r है, उसमें से x दूरी निकल गया तो क्या बचा? r माइनस, ये बचेगा ना भाई। A और B के बीच की दूरी कितनी है कुल? r। A से C की दूरी कितनी निकल गई? तो r में से x निकल गया, तो बचा कितना? यही बचेगा ना। तो Q2 से C की दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कोई निकाय 2 समान आवेशों से बना है तो उसका उदासीन बिंदु जो आवेश कम परिमाण की है उसी की ओर होगा और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, उनके बीच में, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये नहीं कि दोनों आवेश के बाहर कहीं उदासीन बिंदु होगा, बाहर नहीं होगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं? समान नेचर के हैं। तो देखिए मान लेते हैं, जब आप इसको करिएगा तो लिखिएगा माना Q1 व Q2 कूलाम के 2 आवेश, कितने आवेश? 2 आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं। समझ आई बात? माना Q1 और Q2 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है? जहां Q1 Q2 से क्या है? छोटा है। Q1 लेस देन Q2, Q1 Q2 से क्या है? छोटा है। तो उदासीन बिंदु कौन? C कहाँ होगा? उदासीन बिंदु C Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा पर Q1 की ओर होगा। समझ में आ गई बात?
अगर दो समान आवेशों से अगर कोई निकाय बना है जिसमें एक आवेश क्या है, छोटा है दूसरे आवेश से, तो ऐसे निकाय का उदासीन बिंदु जो होगा दोनों आवेशों से मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी रेखा पर जो कम परिमाण का आवेश है उसकी ओर होगा। समझ में आई बात? यदि Q1 से C की दूरी, यदि Q1 से C की दूरी कितनी हो, x हो, तो Q2 से C की दूरी कितनी हो जाएगी, x होगी। समझ में आई बात? अगर हमने ऐसा मान लिया कि Q1 से C की दूरी कितनी, तो Q2 से C की दूरी r माइनस x होगा। क्योंकि C को हमने उदासीन बिंदु माना है, C को हमने क्या माना है, इसका मतलब C पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। मतलब समझो Q1 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और Q2 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र, दोनों का परिणामी कितना आएगा, 0। तभी C को हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे, तभी कहेंगे। तो देखिए Q1 के कारण C पर क्या, वैद्युत क्षेत्र, Q1 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना Q1 के कारण निकालना है, तो E1 हो जाएगा बराबर क्या होता है, K Q1 बाई R, यही होता है। तो Q1 से C की दूरी क्या है, तो R की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से Q2 के कारण C पर क्या, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देना इस Q2 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 बराबर K Q2 बटा R माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों आवेशों के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, देखो Q1 के कारण, इस Q1 के कारण जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकलेगा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, क्योंकि ये धन आवेश है। धन आवेश के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा ये हो जाएगी, सही है नहीं, ये हो जाएगा E1, ये E1 की दिशा हो गई, ठीक। इसी तरह से Q2 के कारण C पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी, क्योंकि ये भी धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण बाहर की ओर होता है। तो ये हो गया Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 की दिशा, दिख रहा है ना, दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्लियर हो गई। अच्छा देखो, एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला और दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के ठीक क्या हैं, तो परिणामी जब निकालेंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु C पर परिणामी क्या, वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशि को हमेशा दिशा के आधार पर जोड़ा घटाया जाता है। जब दोनों सदिश राशियां एक दिशा में हो तो परिणामी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों सदिश राशियां एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में हो तो परिणामी निकालते समय क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे दोनों वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक दूसरे के ठीक क्या है, तो परिणामी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा इसका E, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, ये आएगा, ठीक है।
अब देखना ध्यान से, क्योंकि सी क्या है, उदासीन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उदासीन बिंदु है, तो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। देखिए लिखा है ना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो। तो अगर इस सी को उदासीन माना गया है तो सी का परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई क्या होगा? 0। यानी ई के जगह 0 आपको लिखना होगा इसी के जगह। तो हमने लिख दिया 0 बराबर क्या? E1 माइनस E2। सही है। अब देखना ध्यान से, 0 E1 का मान यहाँ पे रख देंगे के Q1 बाई माइनस E2 का मान रख देंगे, तो के Q2 बाई हो गया। अब देखिए ये जो माइनस वाला टर्म है ना, इसको इधर ले आइए बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी आपको मिल जाएगा के Q2 बटा R माइनस एक्स का, और इधर बचा के Q1 बटा एक्स, ये बचेगा। दोनों तरफ से के और के कट गया। सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर को Q2 के जगह भेज दो और Q2 को एक्स स्क्वायर के जगह, यानी इसको यहाँ और इसको, तो ये आपको ऐसे दिखेगा एक्स स्क्वायर बटा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा बराबर। अब ये कहाँ चला गया? यहाँ हो गया Q1 बटा, समझ में आई बात? ऐसे हो गया। अब देखो इन दोनों पे दो दो घात है, इनके घात को जब हटाओगे तो ये ऐसे हो जाएंगे आर माइनस, ये दोनों का घात हट गया। जब ये घात हटेगा तो ये किस में आ जाएगा? अंडर रूट में Q1 बटा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यहां से देखो करना क्या है, इसका गुणा इसमें कर दो, इस वाले का ऐसे गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और इसका गुणा इधर, तो r माइनस एक्स गुणे करड़ी में Q1 बटा, दिख रहा है ना? हाँ चले रह गया। हमने कहा ना r माइनस एक्स का गुणा इसमें करिए, तो इधर क्या बचा? x, इसका गुणा इधर करेंगे हो जाएगा r माइनस एक्स करड़ी में Q1 बटा, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसका गुणा इसमें और इसमें कर दीजिए, तो x बराबर इसका गुणा r के साथ करेंगे तो r करड़ी में Q1 बटा, ठीक, फिर इसका गुणा x के साथ करिए तो माइनस एक्स Q1 बटा, ऐसे हो जाएगा। अब x वाले टर्म को इधर ले आइए, इधर x की तरफ उसको, तो हो जाएगा x प्लस, माइनस इधर आएगा तो प्लस x रूट क्या Q1 बटा, और इधर बचा Q1 बटा इंटू r। यार को पहले लिखिए बाद में लिखिए, बात वही है। ठीक है। अब यहाँ देखो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हमने कर दिया तो बचा क्या ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ से x निकला तो क्या बचा, और यहाँ से x निकल गया तो करड़ी में बच गया Q1 बटा बराबर, इधर हो गया करड़ी में Q1 बटा इंटू r। अब देखो इसको इधर भेज दो, इस वाले को, तो x बराबर आएगा करड़ी में Q1 बटा इंटू पूरे का बटा, है हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में Q1 बटा, सही है, दिख रहा है ना? देख लेना। चले
आगे देखिए, अब देखो यहां पे समझना, यहां से करड़ी में जो Q1 Q2 है उसको कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या मिलेगा ध्यान देना, ऊपर है करड़ी में Q1 बटा इंटू, और नीचे देखो करड़ी में Q1 Q2 बाहर करेंगे ऐसे, तो यहां पर तो Q1 Q2 है नहीं, तो यहां 1 बटा करड़ी में Q1 Q2 हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात? और यहां से निकल गया तो क्या बचा, सही है। फिर देखो जब गुणा करोगे इसका इसमें तो Q1 Q2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका गुणा 1 में करोगे फिर वो आ जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, इससे ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा ये, ठीक। तो बचा क्या आपके पास, x इक्वल टू आर बटा, यहां पर ध्यान देना करड़ी में जो मान है वो खुद बटे में है, तो ये करड़ी वाला बटा क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा, तो करड़ी के अंदर हो जाएगा Q2 ऊपर हो जाएगा Q1 ऐसे हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का मान, ठीक है, ये x का मान हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर दो आवेश समान नेचर के हैं तो उनसे बने निकाय का जो उदासीन बिंदु होगा वो कम परिमाण वाले आवेश से इतनी दूरी पर होगा, ठीक है। ये दूरी है x की, ये जो वैल्यू है ना, ये x का मान इसी फॉर्मूले से अब निकाल लोगे। करना क्या होगा, दोनों आवेश के बीच की दूरी रख देना है और दोनों आवेश Q1 Q2 का मान रख देना है, इनका हल करके एक जोड़ के r में भाग दे देना है, x का मान आ जाएगा, पता चल जाएगा कि Q1 से कितनी दूरी पर उदासीन बिंदु होगा, ठीक है। अब देखो अगर x का मान निकल गया, मान लो पूछ दिया Q2 से कितनी दूरी पर होगा, मान लो Q1 से कितनी दूरी पर होगा तो निकल जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न होता है Q2 से कितनी दूरी पर होगा, मतलब जो बड़ा परिमाण का आवेश है उससे कितनी दूरी पर होगा, तो अगर उससे दूरी निकालना है तो पहले कम परिमाण वाले से C की दूरी निकाल लो, फिर R में से वो दूरी क्या करोगे, माइनस कर देना, तो अधिक परिमाण वाले से C की दूरी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई निकाय दो समान आवेशों से बना है तो उसका उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही दोनों आवेशों के बीच में होगा, लेकिन उस आवेश की ओर होगा जिस आवेश का परिमाण कम होगा, क्लियर? अच्छा, उदासीन बिंदु तो हमको समझ में आ गया। क्या ऐसे आवेशों से बने निकाय का शून्य विभव होगा? तो ध्यान रखिए, जब कोई निकाय दो समान आवेशों से बना हो तो उस निकाय का शून्य विभव होता ही नहीं है, शून्य विभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो दोनों आवेश धन आवेश हैं, तो दोनों आवेश के कारण जो विभव निकलेगा वो दोनों धन विभव होगा, और धन विभव हमेशा जोड़ोगे तो क्या आएगा, धन ही आएगा, समझ में आई बात? तो दो समान आवेशों से बने निकाय का शून्य विभव नहीं होता है, ठीक है, केवल उदासीन बिंदु होता है, शून्य विभव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर दो आवेश समान नेचर के हों और उनसे कोई निकाय बना दिया जाए और पूछा जाए बताओ इसका शून्य विभव होगा, नहीं होगा सर, ठीक है। लेकिन अगर दो आवेश विपरीत नेचर के होंगे तब शून्य विभव होगा, ठीक है, उदासीन बिंदु भी होगा, शून्य विभव भी होगा। लेकिन अगर दो आवेश समान नेचर के होंगे तो उदासीन बिंदु तो होगा लेकिन शून्य विभव नहीं होगा। इसमें आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, दो समान आवेशों से बने निकाय का उदासीन शून्य विभव शून्य विभव
नहीं होता है। समझ में आ गई बात? शून्य विभव नहीं होता है। शून्य विभव तब होगा जब दो आवेश, कोई निकाय दो विपरीत आवेशों से बने होंगे। तो अभी आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। जल्दी करिए, हो गया? चलिए, तो फिर कल इसके आगे मिलेंगे, इसका अगला भाग लेकर के। दो विपरीत आवेशों से बने निकाय का उदासीन बिंदु और शून्य विभव। तब तक के लिए धन्यवाद।